Hi everyone, my name is Tanisha and today I'm gonna teach you economics. तो जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th की इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। जो टॉपिक्स हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे वो ये जो नीचे लिखे हुए टॉपिक्स हैं वो है दैट इज इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे तो इस चैप्टर में और भी दूसरे टॉपिक्स है लेकिन इस सेशन में क्योंकि मेरी डेमो क्लास है मैं ये 5 टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले we should know the meaning of the name of that chapter, people as resource. तो सबसे पहले तो people means what, all of us. लेकिन इस चैप्टर में people को किस चीज़ के लिए रेफर किया गया है? people यानी citizens of country. citizen of country जो किसी भी देश के नागरिक होते हैं उन्हें हम people से रेफर करेंगे इस चैप्टर में। resource means what? We all know, we have studied this in class 9th, that resource means something which have a usage. For example, if you see around yourself, अभी अगर आप अपने आसपास देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, फॉर एग्जाम्पल योर मोबाइल फोन, फॉर एग्जाम्पल योर व्हीकल्स, एनीथिंग विच इज इन समवेयर हेल्पिंग यू इज कॉल्ड अ रिसोर्स। ओके, तो मतलब क्या हुआ इस चैप्टर का पूरा? तो पीपल एज रिसोर्स का मतलब ये है कि हाउ वी आर प्रूविंग बेनिफिशियल टू आवर कंट्री। हम हमारी कंट्री के लिए कैसे एक ऐसे नागरिक बन रहे हैं जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में एक अच्छा योगदान दे। यू नो, किसी भी कंट्री के डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग होने के कारण क्या है? उसके सिटीजन्स ही है। अगर किसी कंट्री के सिटीजन्स वेल एजुकेटेड है या फिर वेल क्वालिफाइड है, वेल उनकी ऑक्यूपेशन अच्छी है तो वो क्या होंगे? कंट्री को डेवलप करेंगे। और अगर वही उस कंट्री के सिटीजन अगर इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, दे आर नॉट एम्प्लॉयड, सो व्हाट दे आर गोना डू? दे आर गोना मेक देयर कंट्री एज अंडर डेवलप्ड। ओके, तो यहीं पर ये चीज़ समझाई गई है कि पीपल एज रिसोर्स, किसी भी कंट्री के डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग होने के पीछे उस कंट्री में रहने वाले जो सिटीजन्स है उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। So that is why we are naming this chapter as people as a resource. Okay. Development of the country depends upon its citizen. Developed countries, nation which has good quality of population. Underdeveloped countries, nation which has a poor quality of population. And we all know what is the meaning of population. अब हम आएंगे कुछ बेसिक टर्म्स पे जो इस पूरे चैप्टर में हमें बार बार देखने को मिलेंगे। पहला टर्म, human resource. What do you mean by human resource? When to complete any work we need human, then in that case that human becomes a human resource. Example, teachers are human resource for students. अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि कोई एक चीज़ ही, कोई एक वस्तु ही आपके काम आए। हो सकता है कोई इंसान भी आपके काम आ सकता है। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं आपके आसपास जिन्हें आप देख सकते हो जो कि आपके किसी ना किसी काम आ रहे हैं। दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू और दे आर हेल्पिंग यू इन सम वे। फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर्स, फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड्स। तो किसी भी ऐसे काम को करने के लिए जिसमें हमें ह्यूमन इम्पॉर्टेंट है, किसी भी इंसान की ज़रूरत है, तो उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल. What do you mean by human capital? Human capital is a human resource when it has right education, skills and training such that it can serve nation. So every human resource is not a human capital, but every human capital is a human resource. अब there is a difference between human capital and human resource. Human capital भी एक तरीके की human resource ही है, लेकिन कैसी human resource है? जब कोई भी एक इंसान educated है, he has skills and he is trained. For example, your teachers, they are educated, they are trained and as well as they are skilled, so they will be called human capital. वहीं पर अगर हम देखेंगे कि जो आप देखते होंगे कि आपके आसपास कुछ अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल जो मजदूर जिनको हम बोलते हैं, जो कि घर बनाते हैं, तो
वो एजुकेटेड नहीं रहते, वो इतने ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं रहते, है ना, बट फिर भी उन्हें काम मिल जाता है। वो उस समय एज ए ह्यूमन रिसोर्स ही हमें हमारे लिए होंगे, क्योंकि दे आर हेल्पिंग अस टू मेक अ हाउस। लेकिन विल नॉट कॉल देम एज ह्यूमन कैपिटल बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर नॉट स्किल्ड। ओके, तो हर ह्यूमन कैपिटल एक ह्यूमन रिसोर्स होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल हो। अंडरस्टूड? जैसे कि एग्जाम्पल, इंडिया डज हैव गुड पॉपुलेशन दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, बट दैट पॉपुलेशन इजंट वेल एजुकेटेड एंड स्किल्ड, हैंस इंडिया लैक्स ह्यूमन कैपिटल, हैंस इट इज स्टिल डेवलपिंग नेशन। आप सभी ने सुना होगा कि हमेशा इंडिया को डेवलपिंग नेशन में गिना जाता है। अभी भी हमारी जो कंट्री है पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। क्यों है? इसका क्या रीज़न है? जबकि इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत है। उसका रीज़न सीधा साधा ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत है, इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, लेकिन इंडिया में ह्यूमन कैपिटल की कमी है। वो जो पॉपुलेशन है ना, उसमें से हम ये नहीं कह सकते पूरे गारंटी के साथ कि सारे ही लोग एजुकेटेड है, स्किल्ड है, या सारे ही लोग ट्रेंड है। दैट इज़ वाई अभी भी हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग में गिनी जाती है और डेवलप में नहीं गिनी जाती। ओके, अब दूसरा जो टर्म है वो है असेट। व्हाट डू मीन बाय असेट? समथिंग विच हैज़ अ वैल्यू एंड प्रोवाइड बेनिफिट्स इन फ्यूचर। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया। कोई भी चीज़ असेट जब कहलाती है जब वो एक तरीके से उसकी वैल्यू हो और वो कुछ बेनिफिट दे फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बोलते हैं ना कि आपके पास कितने असेट है। व्हाट दे मीन बाय असेट? मतलब आपके पास कितनी ज़मीन जायदाद है या फिर आपके पास कितनी सेविंग्स है। तो वो चीज़ जिसकी अभी वैल्यू है और फ्यूचर में भी वो आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करे, उसे हम असेट कहेंगे। ऐसी कंट्री के टर्म में हम असेट किसे कहेंगे? जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनकी वैल्यू है, ऑफ कोर्स एजुकेटेड लोगों की वैल्यू रहेगी। उसके बाद क्या होगा कि वो फ्यूचर में कंट्री के लिए कुछ अच्छा करेंगे, जो कि अल्टीमेटली क्या करेगा? कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप बनाने में हेल्प करेगा। दैट इज वाई इट विल बी कॉल्ड असेट। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट। लायबिलिटी, ठीक असेट का उल्टा लायबिलिटी होता है। समथिंग विच डजेंट हैव एनी वैल्यू एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बेनिफिट्स इन फ्यूचर। ठीक है, एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया। लायबिलिटी यानी क्या? कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी ना कुछ अब वैल्यू है और ना वो फ्यूचर में आपके कुछ काम आएगी, उसे आप लायबिलिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें जब उनका यूसेज हमारे पास ख़त्म हो जाता है तो हम उन्हें फेंक देते हैं, या फिर जो भी हम उनको किसी को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी वैल्यू कुछ नहीं रही है और वो फ्यूचर में अब हमें लगता है कि हमारी कोई हेल्प नहीं करेगी, तो हम उसे फेंक देते हैं। ओके, वैसे ही कंट्री के लिए क्या होगा? कंट्री के लिए हम लाइबिलिटी उन लोगों को बोलेंगे विच आर हु आर नॉट एजुकेटेड। क्यों? क्योंकि वो कंट्री को हो सकता है फ्यूचर में कोई भी नीड ना, या कोई भी कंट्री को कोई भी बेनिफिट ना प्रोवाइड कर पाए। ओके, इट डजंट मीन हमें उन्हें कंट्री के बाहर निकाल देंगे। दे आर गोना स्टिल बी इन द कंट्री। वी आर गोना हेल्प देम टू बी एजुकेटेड एंड उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे हम। ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इन शॉर्ट, लाइबिलिटी का मतलब वो होता है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है एंड फ्यूचर में वो कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करे। ओके, तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वो मतलब होता है कि जो एक्टिविटीज़ हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक मतलब क्या? समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मनी ना। तो एक्टिविटीज़ विच मेन टारगेट टू अर्न मनी, they are also called market activities actually. Economic activities को market activities भी कहते हैं. For example, your mother is there and if she is working as a teacher, it will be called an economic activity. Okay? वहीं पर non economic activity का मतलब क्या होगा? Opposite of economic activity. Okay? Non market activities, that is the activity which is not done to earn money. For example, your mother is teaching you, she is helping you in your exams. Okay, so that is non-economic activities. Okay, because she is not gonna get money for it. She is just doing it because she wants to help you, she cares for you. Okay, in this chapter we will only talk about economic activities. अब क्योंकि economics का chapter है तो we are only gonna talk about economic activities in this chapter. Okay, economic activities are divided into 3 sectors. Now let's come on this economic activity. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड होती है। ओके, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ओके, प्राइमरी सेक्टर,
एक्टिविटीज इन विच वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। जिन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं वो एक्टिविटीज किस सेक्टर के अंडर आएगी? प्राइमरी सेक्टर के अंडर आएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर आप जो कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो आप कहाँ कर रहे हो? वो आप फील्ड्स में कर रहे हो, ट्रीज और प्लांट्स के साथ कर रहे हो, तो नेचुरल रिसोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, सो इट विल बी कमिंग इन द प्राइमरी सेक्टर। माइनिंग आप कर रहे हो, माइनिंग किसकी करोगे? आप मिनरल्स की करोगे, जमीन में करोगे, तो इट विल बी कमिंग इन द प्राइमरी सेक्टर। ओके, वहीं पर अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या है? इंक्लूड कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज में आपको कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है आपका, या मैन्युफैक्चर का काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल जितनी भी फैक्ट्रीज है, ओके, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, उधर क्या होता है? उधर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उधर कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो वो सब कौन से सेक्टर में आता है? वो आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। अंडरस्टूड। उसके बाद हम आएंगे टर्शरी सेक्टर पे, तो ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। अब नाम से ही लग रहा होगा, टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कह रहे हैं, यानी कि सर्विस मतलब क्या? हेल्प करना, किसी चीज को सर्विस प्रोवाइड करना। इट इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर और ये जो सेकेंडरी सेक्टर में होने वाली एक्टिविटीज होती है, उन्हें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें एजुकेशन की ज़रूरत है, उन्हें बैंकिंग की, उन्हें लोन की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनकी उनको ज़रूरत होती है। ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? कौन सा सेक्टर प्रोवाइड करता है? सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का क्या काम है? इट जस्ट प्रोवाइड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर।